नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ लेखक यू आर अनंत मूर्ति का संस्कार उपन्यास लेके आया हूँ, जिसका हिंदी में अनुवाद चंद्रकांत कुशनूर ने किया है। तो इस रिकॉर्डिंग में सर्वप्रथम हम लोग देख लें कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं। तो इस रिकॉर्डिंग की रूपरेखा जो है, सर्वप्रथम उद्देश्य न भी देखें तो प्रस्तावना डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति का व्यक्तित्व, पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, आधुनिकतावादी बनाम परंपरावादी कन्नड़ साहित्य की परंपरा और यू आर अनंत मूर्ति को देखा जाएगा। कन्नड़ का आदि साहित्य, आधुनिक कन्नड़ साहित्य, नव्य आंदोलन और यू आर अनंत मूर्ति के उपन्यास। संस्कार उपन्यास का रचना, परिवेश, सारांश और उससे संबंधित कुछ सवाल हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य को छोड़ते हुए हम आगे सीधे प्रस्तावना पर आते हैं, यानी भूमिका पर आते हैं। किसी भी उपन्यास को समझने के लिए उसके रचयिता को जानना समझना आवश्यक हो जाता है। उसी तरह किसी रचनाकार या लेखक को जानना हो तो उसके परिवेश का ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आसपास के माहौल से गढ़ा गया होता है। कोई भी लेखक इस नियम का अपवाद नहीं। इसीलिए संस्कार को पढ़ने समझने से पूर्व यह समीचीन होगा कि हम उसके लेखक डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर नज़र दौड़ाएं और साथ ही साथ कन्नड़ साहित्य की सुदीर्घ परंपरा से भी परिचित हों। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति का नाम सिर्फ कन्नड़ साहित्य का ही नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय साहित्य का भी सशक्त हस्ताक्षर है। लेखक तो वे हैं ही समीक्षक, अध्यापक, चिंतक भी हैं। उपन्यास के अलावा डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति ने कविताएं, कहानियां और नाटकों की रचना भी की है। कन्नड़ साहित्य के नव्य आंदोलन के सशक्त स्तंभों में से उनकी गिनती की जाती है। विश्वविद्यालय से लेकर संस्थानों तक में उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता का भी योगदान किया। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में वह विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जाते रहे। प्रस्तुत इकाई में हम डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति के व्यक्तित्व एवं उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के साथ साथ कन्नड़ की साहित्यिक परंपरा में उनके स्थान का भी परिचय देंगे। डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति का कृतित्व से पहले हम लोग व्यक्तित्व देख लेते हैं। सन 1932 में कर्नाटक के शिमोगा जिले के तहत मेलिगा नामक गांव में जन्मे डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति कुल संस्कार से पारंपरिक ब्राह्मण होते हुए भी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व में पूरी तरह आधुनिकतावादी हैं। शैशव काल में ही संस्कृत में दीक्षा लेने के बावजूद उन्होंने अपनी आगे के पढ़ाई के लिए अंग्रेजी साहित्य को अपना विषय चुना। मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी करने के बाद वह राष्ट्रकुल फेलोशिप पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक माल्कम ब्रैडबरी तथा रिचर्ड हगार्थ के मार्गदर्शन में इंग्लैंड में 1930 के दशक में लिखे गए राजनीतिक उपन्यासों पर अपना शोध कार्य पूरा किया। डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति ने अपनी जीविका मैसूर विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर शुरू की, फिर उसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनाए गए। बाद में उन्होंने केरल के कोट्टम स्थित
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली स्थित नेशनल बुक ट्रस्ट तथा साहित्य अकादमी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी साहित्य और शिक्षण के क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान किया। इस बीच उन्होंने अपनी सेवाओं का लाभ इंग्लैंड तथा अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों को भी दिया, जहां उन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बुलाया जाता रहा। हालांकि डॉक्टर अनंतमूर्ति अपने पहले कहानी संग्रह प्रश्न से ही चर्चा में आ चुके थे, पर उन्हें विशेष ख्याति मिली संस्कार से। मूल रूप से कन्नड़ में लिखे गए इस युगांतरकारी उपन्यास को डॉक्टर अनंतमूर्ति ने फेलोशिप के दौरान इंग्लैंड में रहते हुए ही पूरा किया था। इसके बाद उनकी कलम से भारतीय साहित्य को भारतीय पूर्व 1973, अवस्था 1978, भाव 1997, दिव्य 2001 जैसी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियां भी भेंट में दी। संस्कार का अनुवाद तो अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा मलयालम, बंगला, मराठी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, बुल्गेरियाई और स्पेनिश में हो चुका है। भारतीय पूर्व और अवस्था भी हिंदी में उपलब्ध हैं। उनकी कहानियाँ प्रश्न 1962 के अलावा इंदु मुग्दियाद कथा 1955, मौनी 1972, आकाश मट्टू बेक्कू 1981, इराड्डू दक्षकाल्ड कथेगलू 1981 तथा सुरगड्या कुड्डुरे 1995 में संग्रहित हैं। उनकी कहानियों के हिंदी अनुवाद घट श्रद्धा तथा आकाश और बिजली में संग्रहित हैं। उन्होंने हद्दिनाडु पदया लघु नामक नाटक भी लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, जो बावली यानी कि 1963 में, 15 पदगलू यानी 1970 में प्रकाशित, अज्जन हेगल मेलिना सुक्कुगुल्लू 1989 और मिथुन 1992 में संग्रहित हैं। महत्वपूर्ण साहित्यकार होने के साथ ही साथ डॉक्टर अनंतमूर्ति प्रभावशाली आलोचक भी हैं, जिन्होंने साहित्यिक समीक्षा पर अपनी खास छाप छोड़ी है। उनका उपन्यास संस्कार एक और मायने में महत्वपूर्ण है। पट्टाभी रामारेड्डी ने इस उपन्यास पर कन्नड़ में फिल्म बनाई थी। उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया और पी लंकेश, गिरीश कर्नाड, स्नेहलता रेड्डी जैसे मजे हुए कलाकारों ने इसमें भूमिका निभाई थी। गिरीश कर्नाड वही हैवदन वाले और स्नेहलता रेड्डी जो है, जिनको संस्कार उपन्यास समर्पित किया गया है, क्योंकि फिल्म के दौरान ही उनका निधन हो गया था। यह फिल्म सिर्फ विवादास्पद और चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि उसने भारत में नई धारा के सिनेमा आंदोलन का सूत्रपात भी किया। इसके बाद डॉक्टर अनंतमूर्ति अवस्था और कहानी घट श्रद्धा को भी रुपेहेल पर्दे पर उतारा गया। फिल्म संस्कार और घट श्रद्धा दोनों के लिए ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ कथा का पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर अनंतमूर्ति के साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1998 में पद्म भूषण से अलंकृत भी इनको किया। डॉक्टर अनंतमूर्ति का लेखन परस्पर विरोधी समझी जाने वाली परंपरा एवं आधुनिकता के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है, चाहे वह उनका उपन्यास संस्कार हो अथवा उनकी कहानी घट श्रद्धा। इन सभी में भारतीय समाज और खासकर स्वतंत्रोत्तर युग की भारतीय पीढ़ी को मतने वाले तनावों का बेहद संवेदनशील चित्रण हुआ है। संस्कार में तो ब्राह्मणवाद, अंधविश्वासों और रूढ़िगत संस्कारों पर इतनी पैनी चोट है कि संतान
सनातन मान्यताओं के समर्थकों के लिए यह पाना उसे सह पाना कहीं कहीं मुश्किल ही रहता है। दरअसल ब्राह्मण कुल में पले बड़े, इंग्लैंड में पढ़े होने की वजह से ही डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति में एक तरफ रूढ़िवाद ढकोसलों की भरपूर समझ है तो दूसरी ओर उसे उकेरने की तीखी दृष्टि भी। अंग्रेजी का व्यापक और कन्नड़ का लेखन की वजह से ही उनकी रचनाओं के ग्रामीण परिवेश को वैज्ञानिक आधार मिल सका, वे समृद्ध हुई हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हैं अब हम लोग। किसी भी किसी किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसके बचपन की शिक्षा, दीक्षा और पारिवारिक संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव किसी लेखक के कृतित्व में प्रकट हो यह सहज ही है। डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति इसके अपवाद नहीं है। स्वयं उन्होंने अपने विषय में लिखा है कि अपने लेखन के माध्यम से मैं हमेशा ही अपने बचपन से तादात्म्य कायम करने की कोशिश करता रहा हूँ। और फिर वे खुद से ही सवाल करते हैं, लेकिन जब मैं उन यादों को शब्दों में फिर से कैद करने की कोशिश करता हूँ तो क्या वे बीते हुए उन दिनों को हौले से बदल नहीं देती। यह सच है कि यादें दूर तक आदमी का पीछा करती हैं, पर साहित्य और साहित्यकार का संबंध क्या हुआ से न होकर क्या हो सकता था से होता है। और यही वजह है कि साहित्य में उकेरे जाकर वे यादें व्यक्तिगत अनुभवों के बनिस्बत सार्वभौमिक अनुमति का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अनंतमूर्ति के उपन्यासों या कहानियों के बहुतेरे चरित्र उनके बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी में आने वाले जीते जगाते लोग हैं। कथा लेखन उनके लिए यादों की दरिया में गोते लगाने के समान है। खुद डॉक्टर अनंतमूर्ति के शब्दों में कहानी कहना अपनी मनमर्जी से काल में आगे और पीछे हिंडोले लेने की तरह है और इस अबाध गति के माध्यम से काल पर विजय पाने तथा उन तमाम चीज़ों को संजोने का उपक्रम है जो कि अन्यथा सदा के लिए नष्ट हो गई होती। वैदिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे उडुपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति यू आर अनंतमूर्ति का दिन अग्रहार में जप के साथ आरंभ होता था। इसके बाद वह संस्कृत पढ़ते थे, लगभग 4 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंचते थे। उन दिनों को याद करते हुए डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति ने लिखा है कि उपनयन संस्कार के बाद मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण बालक था, या यूं कहें कि वैसा होने की कोशिश करता था। उन दिनों मेरे आदर्श एक ब्रह्मचारी थे जो कि आश्रम में रहते थे और मुझे संस्कृत पढ़ाते थे। उसी उम्र में उन्हें विभिन्न विषयों पर अनेक ज्ञानियों के विचार जानने सुनने को भी मिले। इन सब ने अपने बौद्धिक विकास में महती भूमिका निभाई और विभिन्न शब्दों की विश्व दृष्टि में उनका साक्षात्कार कराया। डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति ने अपने बचपन के विरोधाभासों को उजागर करते हुए कहा है, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वह दुनिया बड़ी अजीब लगती है जिसमें कि मैं रहता था। मेरी सुबह वैदिक रीति से शुरू होती थी। दिन में स्कूल के समय हमारे एक शिक्षक पुराण की कहानियों की सच्चाई पर सवाल उठाया करते थे कि भागवत गीता का लंबा उपदेश युद्ध भूमि में भला कैसे दिया जा सका। स्कूल से अग्रहार वापस लौटते समय झझक सफ़ेद कपड़े पहने तथा सफाचट दाढ़ी मूछ
वाला एक व्यक्ति हम बच्चों को रोककर उनसे बनाड़ शाह की बातें करता था। वैसे तो वह अक्सर ही वहाँ के डॉक्टर की दुकान में मटर गश्ती कर रहा होता था, पर जब वह मटर गश्ती न कर रहा होता तो पढ़ रहा होता या फिर डायनामो से चलने वाले रेडियो पर बीबीसी की त्रुटिहीन अंग्रेजी सुन रहा होता। खुद उसकी अंग्रेजी पूरी तरह मुहावरेदार थी। बहुत सालों बाद जब मैं ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने को हुआ तो मेरे उन आरंभिक दिनों में मेरा मार्गदर्शन करने वाले इस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैं विमान पर कब आरूढ़ हो रहा हूँ, क्योंकि उसकी नज़र में यह पूछना सही नहीं था कि तुम कब उड़ रहे हो। डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति ने आगे लिखते हैं कि इस तरह मैं पश्चिमी जगत की शताब्दियों के बारे में भ्रमण महज एक दिन में कर लेता था। जब कभी कोई आर्य समाज सुधारक हमारे अग्रहार में आते और हमारे संस्कृत पंडितों को चुनौती देते हुए मानव विकास के सिद्धांत के पक्ष में अपना तर्क देते, कभी यह सवाल उठता कि धरती गोल है या समतल। कभी यह सवाल उठाया जाता कि क्या कोई ब्राह्मण जाति प्रथा की प्रशस्ति कर सकता है। मैं गैलीलियो का समकालीन हो सकता था। अपने पिता का प्रभाव भी उन पर कम नहीं था। पिता के बारे में उन्होंने लिखा है, प्रारंभिक वर्षों में मेरे पिता ने ही मेरी सोच को प्रभावित किया। कभी कभी तो उन पर धार्मिक पूजा पाठ का दौरा चढ़ता और कभी उनमें घूमने की लालसा बलवती हो जाती। जमीन जायदाद के मामले में जमींदारों की ओर से वे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटा करते तो गांधी जी की पत्रिका हरिजन अंक लाकर अग्रहार के लोगों में वाचा भी करते थे। मेरे पिता इन विरोधाभासों से भरे पड़े थे। वह स्वयं शिक्षित थे और पुरोहिताई का पेशा छोड़कर उन्होंने निजी तौर पर अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण की। खुद से ही खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित की पढ़ाई की और फिर जीवन यापन के लिए कानून की पेचीदगियों में जा फंसे। पूरब और पश्चिम का टकराव उनके स्वरूप में भी दिखाई देता था। कभी तो वह सिर पर बाल रख लिया करते और कभी सिर मुड़ा लेते थे। अंत में उन्होंने बीच का रास्ता अपनाते हुए मुड़े हुए सिर के बीच में बाल का गुच्छा रख लिया। पूरब और पश्चिम के इस द्वंद्व में फंसे भारतीय मानस को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग उद्धृत करते हैं कि यह घटना दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के हिंदुस्तान वापसी के तुरंत बाद की है। हिंदुस्तान के गरीबों की सेवा के रास्ते तलाशने के ख्याल से वह गांव देहात के भ्रमण पर निकले हुए थे। इसी बीच एक पारंपरिक पंडित ने उनसे मुलाकात की और उनके लिबास को निशाना बनाते हुए कहा कि क्या संभावित महात्मा को पूरी तरह भारतीय नहीं दिखना चाहिए? क्या उन्हें बदन में यज्ञोपवीत और सिर पर चोटी नहीं धारण करनी चाहिए? गांधी ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी ढंग से कटे हुए उनके बाल पश्चिम की शर्मनाक नकल हैं कि नहीं कहीं वह उनकी नज़रों में जोकर न लगें। पर सिर्फ ऊंची जातियों के लिए स्वीकृति यज्ञोपवीत वह क्यों धारण करें? क्या नीची जातियों के असंख्य गरीब देशवासी उसे धारण किए बगैर ही सहज और पवित्र जीवन नहीं गुजारते हैं? गांधी जी लगातार इस तरह के जो चुनाव करते रहे उससे मुझे पूरब और पश्चिम के प्रति उनके दृष्टिकोण को लेकर हैरत होती रही। सही माने में वह
तह तक पहुँचे हुए आलोचक थे। स्वयं अपने बारे में U.R. अनंतमूर्ति कहते हैं कि लेखक के तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि मैं भूतकाल में रह रहा हूँ। बहुत झिझक के साथ मैं अपने शहरों के ग्रामीण परिवेश से अर्ध शहरी परिवेश की तरफ अपने दूसरे उपन्यास भारतीपुर में और फिर अवस्था में शहरी के साथ साथ ग्रामीण परिवेश की तरफ बढ़ा हूँ। यह मेरी कहानियों के लिए भी सच है। मुझे लगता है कि मैं विशुद्ध शहरी कथाकार को आसानी से संभाल ही नहीं सकता हूँ। क्या यह इसलिए कि मैं अब भी अपनी पिछली जिंदगी के भार से लदा हुआ हूँ, या फिर अपने भाषिक माध्यम कन्नड़ की वजह से, जो कि ग्रामीण परिवेश तथा मेरे बचपन दोनों में ही आज ये पूरी तरह जीवित है। ये दोनों ही अंग्रेजी भाषा के असर से अछूते रहे। पेशेवर तौर पर मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और इस कारण मुझ पर हर समय खुद को अंग्रेजी में अभिव्यक्त करने का दबाव रहा है। इसके परिणाम स्वरूप संभवतः व्यक्तित्व का विभाजन होता रहा है, जहाँ भावात्मक रूप से मैं कन्नड़ हूँ और बौद्धिक रूप से अंग्रेज। आधुनिकतावादी बनाम परंपरावादी। कन्नड़ साहित्य की सुदीर्घ परंपरा को आधुनिकता का जामा पहनाने वालों में डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने रामचंद्र शर्मा, P. लंकेश, चंद्रशेखर कंबार आदि के साथ मिलकर नव्य साहित्य की श्रीवृद्धि की। डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति के लेखकी परिवेश को जानने समझने के लिए आवश्यक है कि हम कन्नड़ साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालें, जो कि नव्य साहित्य आंदोलन की पृष्ठभूमि में रही है। स्वयं डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति यह स्वीकार करते हैं कि इन 4 दशकों के साहित्य में समय की कसौटी पर जो खरा उतरा है वह किसी न किसी रूप में एक नए ढंग से परंपरा से भी जुड़ता गया है। कालिदास के बिना परंपरा कवि कहाँ, और व्यास या वाल्मीकि के बगैर कालिदास कहाँ। कालिदास के बिना परंपरा कवि कहाँ और व्यास या वाल्मीकि के बगैर कालिदास कहाँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह में उन्होंने जो वक्तव्य दिया वह परंपरा और आधुनिकता के अंतर संबंधों की सुंदर व्याख्या करता है। उन्होंने कहा कि एक बार किसी बात पर श्री कृष्ण ने भीम को बुरी तरह डांट दिया। श्री कृष्ण ने भीम को बुरी तरह डांट दिया। भीम इतना आहत हुए कि पलटकर जवाब दे बैठे, कृष्ण महाराज, आप तो गहरे पानी पर तैरते नाव हैं। क्या नाव कभी उस पानी की गहराई जान पाती है जो उसे तैराए रखती है? यह तो आपके प्रति हमारा गहरा अभिमान है जो आपको डूबने से बचाए हुए। मैंने यह दृष्टांत हमारे एक महान कवि श्री P.T. नरसिम्हाचार्य यानी पुतना से सुना था, जो 90 वर्ष के हैं। पुतना ने यह किस्सा मेरी पीढ़ी के एक लेखक को और शायद मुझे भी हंसी हंसी में फटकारते हुए सुनाया था, क्योंकि हम लोग अपने आप को नव्य कहा करते थे। यह नया साहित्य हमारे महान पूर्ववर्तियों के लेखन की आलोचना करने वाला था, लेकिन उस समय एक नया रास्ता बनाने के लिए और इस तरह के वर्तमान के दबावों के प्रति सचमुच संवेदनशील होने के लिए यह आवश्यक था। अब मुड़कर देखने पर लगता है कि इन 4 दशकों के साहित्य में समय की कसौटी पर जो खरा उतरा है वह किसी न किसी रूप में एक नए ढंग से परंपरा से भी जुड़ता गया है।
इसलिए मुझे यह दृष्टांत परंपरा और आधुनिकता के बीच संबंध बताने वाला एक अद्भुत रूपक जान पड़ा। हमारे पूर्ववर्ती हमें तिरोए रखते हैं, उन्हीं के अनुग्रह से हम यह भूलने की हिम्मत कर पाते हैं कि उनके निरंतर विद्यमान उत्तोलन के कारण ही समय सागर पर हम दृश्यमान हैं। इस दृष्टांत में विशेष सीख यह है कि पूर्ववर्ती लेखकों के लिए भी एक हल्की फुल्की फटकार इसमें निहित है। कालिदास के बिना परंपरा कवि कहाँ और व्यास वाल्मीकि के बगैर कालिदास कहाँ। लेकिन यह भी सही है कि अगर आपका अपनी परंपरा से कोई झगड़ा न हो तो वर्तमान में कोई रचनाशीलता नहीं होती। और यहाँ मैं यह भी जोड़ दूँ कि यह झगड़ा खुद अपने आप से भी होता है। इस तरह हर नई रचना एक प्रस्थान होती है, एक नए जीवन में तिरोधान, और साथ ही एक समृद्ध वापसी भी अपने उन पूर्व पुरुषों की ओर जिन्होंने हमें पिरोए रखा। हालांकि इलियट के समान ही अनंत मूर्ति के लिए भी परंपरा कोई स्थिर वस्तु नहीं है। वह इलियट के इस कथन को पूरी तरह सही मानते हैं कि परंपरा उससे जुड़ने वाली किसी भी नई तथा मौलिक वस्तु के द्वारा लगातार बदल दी जा रही है। परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा के इस अंतर संबंध को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अनंत मूर्ति दृष्टांत देते हैं। किसी हरिजन के हाथ में पुराना हसुआ देखकर मैंने उस के बारे में जानना चाहा तो उसने कहा, यह हसुआ हम अपने परदादा के ज़माने से इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या यही हसुआ? लेकिन क्या तुम्हें इसके लोहे की धार तेज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती? हाँ, मैंने इसे बदल दिया और मुठा। ओह, इसे भी बदलना पड़ा क्योंकि यह काफ़ी घिस गया। हाँ, पर छोटी सी चिड़िया का चित्र भी था, वह भी घिस गया। चित्र किसने बनाया था वह? जब मेरे पास कोई और काम नहीं होता तो मैं यह हसुआ लेकर उस पर चित्र बनाने लगता हूँ, और जब ये चित्र घिस जाते हैं तो मैं हसुआ का मूठ बदल डालता हूँ और फिर उस पर नए चित्र बनाता हूँ। यह दृष्टांत देने के बाद यू.आर. अनंत मूर्ति कहते हैं, परंपरा के साथ भी ऐसा ही है। इसी तरह हम उसे जीवित रखते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं या बढ़ाते जाते हैं। कन्नड़ साहित्य की परंपरा और अनंत मूर्ति। निश्चित ही समाज और परंपरा से टकराकर लेखक का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। परंपरा के पोषण के लिए ही नहीं, उसे विद्रोह के लिए भी अतीत को जानना समझना आवश्यक होता है। जहाँ तक कन्नड़ भाषा का प्रश्न है, संभवतः यह संस्कृत, प्राकृत और तमिल के बाद भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। साहित्य के क्षेत्र में नवीं सदी में राजा नृपतुंग कृत कविराज मार्ग की रचना के साथ ही कन्नड़ साहित्य के बीज पड़ गए थे। कविराज मार्ग काव्यशास्त्र की प्रारंभिक रचनाओं में से एक है, जिसमें काव्य की संरचना और व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। कन्नड़ का आदि साहित्य। इस काव्यशास्त्री ग्रंथ को छोड़ दें तो पंपा को कन्नड़ साहित्य का प्रणेता कहा जा सकता है। 10वीं सदी के इस महान कवि ने मूल कन्नड़ की देशी एवं मार्ग परंपराओं का अनुसरण करते हुए भारत तथा आदि पुराण की रचना की। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से लिखे गए होने के बावजूद इन महाकाव्यों में जीवन के विविध रूपों का व्यापक प्रतिबिंबन है, और अरसे तक ये कृतियाँ खासकर आदि पुराण भावी साहित्यकारों के लिए मानक बनी रही हैं।
पंपा के अलावा पुन्ना तथा रन्ना इस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। पुन्ना ने अपने ग्रंथ शांति पुराण में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के जीवन एवं दर्शन को रखा है, तो रन्ना ने अपनी कृति अजीत तीर्थंकर पुराण में दूसरे तीर्थंकर अजीत स्वामी की जीवनी दर्शाई है। रन्ना की एक अन्य कृति गदा युद्ध गदाधारी भीम को लेकर है। इस ग्रंथ का महत्व खासकर इस बात में भी है कि इसमें सिंहावलोकन, कर्म तथा फ्लैशबैक तकनीकी का प्रभावी उपयोग किया गया है। इस तकनीकी को बाद के लेखकों ने न केवल अपनाया बल्कि उसे और प्रांजल बनाया है। आधुनिक फिल्मों तथा रेडियो नाटकों में भी यह अब तक एक स्थापित तकनीक है। स्वयं यू आर आनंद मूर्ति के उपन्यास संस्कार में तो इसका बेहद सुंदर उपयोग हुआ ही है। उस पर आधारित फिल्में में भी यह प्रभावी ढंग सामने आया है। हालांकि 13वीं सदी से पूर्व काव्य ग्रंथों में सामान्य जनों को नायक के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया। 13वीं शताब्दी के कांति धर्मा कवि हरिहर ने पहल आम जन को अपने काव्य में स्थान दिया। कन्नड़ साहित्य की तमाम शास्त्रीय परंपराओं को जोड़ते हुए उन्होंने शिकारी, भिखारी, कुम्हार, लोहार, मोची, मछुआरे जैसे निम्न वर्गीय चरित्रों को अपने गीतों का नायक बनाया। उनका यह प्रयास अपने युग से आगे का तो था ही, बेहद साहसिक भी था। सच कहा जाए तो उनके काव्य मदरसा, चन्ना हेना, रागाले ने कन्नड़ साहित्य में यथार्थवादी काव्य परंपरा के बीज बोए, जिसका पुष्पित स्वरूप आधुनिक औपन्यासिक कृतियां संस्कार की चंद्री अथवा भरतीपुर की कावेरी के चरित्रों में देखा जा सकता है। आधुनिक कन्नड़ साहित्य इसके बाद इक्का दुक्का कोशिशों को छोड़ दे तो सदियों तक साहित्य आकाश कुमलाया रहा। 19वीं शताब्दी में आकर साहित्य के प्रति नई अभिरुचि पैदा हुई। यह वह समय था जबकि भारतीय साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा था और कन्नड़ साहित्यकार इस प्रभाव से अछूते नहीं थे। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह कन्नड़ का भी अंग्रेजी से जो टकराव हुआ उसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और कन्नड़ को उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। अंग्रेजी के सुव्यवस्थित प्रलेखन से प्रेरित होकर कन्नड़ में भी शब्दकोश तथा व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई। हालांकि उनका आधारित भाषिक आदि ग्रंथ बनाए गए। अंग्रेजी के सुव्यवस्थित प्रलेखन से प्रेरित होकर कन्नड़ में शब्दकोश, व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई। हालांकि उनका आधार जो है भाषिक आदि ग्रंथ बनाए गए। इस काल में संस्कृत ग्रंथों का ही नहीं बल्कि अंग्रेजी कृतियों का भी अनुवाद कन्नड़ भाषा में हुआ। इसी बीच पांजे मंगलेश राय ने कन्नड़ में पहली कहानी की रचना की। इस समय के अन्य साहित्यकारों में मुदन्ना, पुटन्ना तथा गुलवादी वेंकटराव के नाम प्रमुख हैं। वेंकटराव कृति जो इंदिरा को कन्नड़ भाषा का प्रथम सामाजिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। 1890 में कर्नाटक विद्यावर्धक संघ, 1915 में कन्नड़ साहित्य परिषद की स्थापना हुई, जिससे कन्नड़ के साहित्यकार एक मंच पर तो आए ही, उसके बीच वैचारिक आदान प्रदान भी आरंभ हो सका। आधुनिक काल में कन्नड़ साहित्य नवोदय, तहसील, नव्य बंद तथा दलित आदि धाराओं में विस्तार पा सका। भारतीय भाषाओं में जो नवजागरण का काल था वही कन्नड़ में नवोदय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। नवोदय युग गद्य और पद्य दोनों विधाओं के लिए ही सर्वाधिक उर्वर सिद्ध हुआ। इस युग को एक तरफ जहां मास्ती वेंकटेश अय्यंगार जैसे शीर्षस्थ लेखक ने अपने कथा साहित्य को समृद्ध किया, वहीं D.R.
बंद्रे जैसे मूर्धन्य कवि ने उसे अपनी रचनाओं से संवारा। कन्नड़ भाषा एवं साहित्य में पुनर्जागरण का घोष करने वाली पीढ़ी के आधार स्तंभ मास्ति वेंकटेश कन्नड़ साहित्य में जनक समझे जाते। तो कन्नड़ में गर्व का भाव फूंकने वाले बेंद्रे आधुनिक कन्नड़ काव्य के अगुआ। चाहे वह राष्ट्रीय चेतना हो, परिवर्तन की कामना हो, भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण हो, परंपरा की शक्ति हो, राष्ट्रात्मकता का आवरण हो या फिर वैयक्तिकता का भाव, नवोदय धारा के ये तमाम गुण बेंद्रे के काव्य में देखे जा सकते हैं। जैसा कि स्वाभाविक था, स्वतंत्रता संग्राम ने प्रदेश के समृद्ध इतिहास के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाया और नवोदय युग में चंद ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। मास्ति वेंकटेश अयंगर का चक्रवीर राजेंद्र और चन्न बासव नायक इसी कोटि के सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। मास्ति और बेंद्रे के अलावा B.M. श्रीकांतैया और के बी पुट्टप्पा का अवदान भी नवोदय साहित्य धारा को संवारने में रहा है। दरअसल 1920 के दशक में अपने सुंदर अनुवादों से श्रीकांतैया ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया। इसके बाद बेंद्रे और पुट्टप्पा ने अपनी रचनाओं से इसे गति दी। इसके बाद ही शिवराम कारंथन, यूआर अनंतमूर्ति, लंकेश और भैरप्पा जैसे प्रभावशाली लेखकों की पंक्ति खड़ी हो गई। गिरीश कर्नाड तथा खंभार जैसे शीर्षस्थ नाटककारों ने कन्नड़ साहित्य की सिर्फ वृद्धि नहीं की, उसे विविधता भी दी। इनमें शिवराम कारंथन का प्रभाव तो खास तौर पर कर्नाटक की सांस्कृतिक चेतना पर बेहद रहा। सही अर्थों में वह पुनर्जागरण पुरुष कहे जा सकते हैं। यूआर अनंतमूर्ति की तरह उनकी रुचियां और उपलब्धियां भी महज साहित्य तक सीमित न रहकर शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण तक पसरी हुई हैं। कालजयी उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त कारंथन को कन्नड़ में यथार्थवादी उपन्यास लेखन का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है। अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कारंथन के प्रभाव को स्वीकार करते हुए डॉक्टर यूआर अनंतमूर्ति ने लिखा है कि मैं अपने अस्तित्व को तभी सार्थक बना सकता था जबकि मैं अपने चारों तरफ घिरी सच्चाइयों को भेद सकता, क्योंकि यह सच्चाई मुझे शेष दुनिया से अलग थलग कर देती थी। मैं बहुत सी पवित्र चीज़ों से घिरा हुआ था, इसलिए मैं पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर गुपचुप ढंग से पेशाब कर देता था, जबकि लोग इस पत्थर की पूजा शक्तिशाली देवता के तौर पर किया करते थे। इस तरह मैं रात के अंधेरे में डर से कांपते हुए खुद को यह साबित कर दिखाता था कि पत्थर सिर्फ पत्थर, महज पत्थर है। मैं उस पवित्र समझे जाने वाले मठ का भी तिरस्कार करने लगा जहाँ की मेरे पिता काम करते थे, क्योंकि यह मठ गरीब किराएदारों के साथ कानूनी कार्रवाइयों में ही उलझा रहता था। मुझे आदर्श और यथार्थ के बीच का फर्क मालूम होने लगा था। इसी समय मैंने अपने महान उपन्यासकारों में एक कारंथन का चोमना डूडी पढ़ा। यह अपनी जमीन को वापस चाहने वाले अछूत की त्रासद दास्तान है। अब तक मैं जिन रूमानी कहानियों का दीवाना था वे मुझे बकवास लगने लगीं। मैंने जाना कि अगर अपने आसपास दिखने वाले यथार्थ को इतनी सुंदर कहानी में ढाला जा सकता है तो फिर मुझे सिर्फ इन चीज़ों को बारीकी से देखने परखने की ज़रूरत है। मेरे अग्रज जो कारंथन की क्रांतिकारी विचारधारा से नफरत करते थे, वे भी उनकी लेखकी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे और उनके बारे में मुग्ध मन से बात करते थे। इस तरह यूआर अनंतमूर्ति का रुझान यथार्थवादी साहित्य की तरफ हुआ। साहित्य में यथार्थवाद की यह धारा
प्रतिवादी लेखन से और बलवती हुई। मार्क्सवाद ने अनुप्रेरित होकर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य की जो प्रगतिवादी धारा का स्फुटन हुआ, उसका असर कन्नड़ साहित्य पर भी देखा जा सकता है। कन्नड़ में इस धारा की अगुवाई एन कृष्ण राव ने की। उन्होंने तथा उनके साथियों ने लेखक तथा पाठक के रिश्ते की पुनर्व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर दिया कि साहित्यकार की भूमिका शिक्षक के साथ तथा आंदोलनकारी की भी होनी चाहिए। कृष्णराव के अलावा टी.आर. सुब्बा राव, कट्टीमणि तथा निरंजन इस धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं। यह प्रगतिशील आंदोलन से ही बाद में जाकर बंधा तथा दलित साहित्य नाम से दो अन्य साहित्य धाराएं पनपी। इन धाराओं के लेखक समाज के उन तबकों से आते हैं जिन्हें दबाया कुचला जाता रहा था। समाज के प्रति उनका आक्रोश लेखन के तौर पर प्रस्फुटित हुआ। उनके लिए लेखन स्वांतः सुखाय या आजीविका का जरिया न होकर सामाजिक शांति का जरिया था। इसमें संदेह नहीं कि दलित लेखन की इस परिपाटी पर हिंदी या अंग्रेजी का प्रभाव न होकर मराठी का असर रहा। दरअसल मराठी में दलित साहित्य के उन्नत परंपरा देखी जा सकती है। वैसे U.R. अनंतमूर्ति तथा उनके साथ के नव्य आंदोलनकारियों ने वंद्या साहित्य के विकास में महती भूमिका निभाई है। उन्होंने तथा उनकी पीढ़ी के वामपंथी रुझान रखने वाले साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य में जिस विद्रोही तेवर का सूत्रपात किया, बांदा धारा उसकी ही पूर्ण अभिव्यक्ति है। इन लेखकों की राजनीतिक समझ ने भी भावी लेखकों को गहरी राजनीतिक दृष्टि दी, जिसके प्रभावशाली नतीजे सामने आए। उन्हीं परंपराओं का अनुसरण करते हुए कन्नड़ में चंद्रशेखर पाटिल से बांदा साहित्य को तथा सिद्धालिंगय्या ने दलित साहित्य को आगे बढ़ाया। वैसे तो नव्य युग का सूत्रपात सुप्रसिद्ध कन्नड़ कवि गोपाल कृष्ण अडिगा के कृष्ण कोलालू तथा हिमागिरीय कांद्रा से माना जा सकता है, पर उस साहित्य आंदोलन को कहानी एवं उपन्यास की परिधि से जोड़ने का काम कन्नड़ साहित्य की इस नई पीढ़ी ने किया। हालांकि लेखकों की इस नई पौध पर अडिगा का प्रभाव पूरी तरह से देखा जा सकता है। श्रीरंगकृत विश्वामित्रणा कृत सृष्टि, राव बहादुर कृत ग्राम्याणा तथा शंकर मुकाशी पुणेकर कृत गंगामाई की गिनती भले ही कन्नड़ नव्य साहित्य के पहले उपन्यासों में होती है, पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि U.R. अनंतमूर्ति के संस्कार तथा भरतीपुर से कन्नड़ नव्य आंदोलन साहित्यों को पुरजोर शक्ति मिली। इसी तरह U.R. अनंतमूर्ति की कहानी घट श्रद्धा ने नव्य काव्य आंदोलन को व्यापक आयाम दिया। इस आंदोलन की प्रतिष्ठा कहानी के क्षेत्र में भी हो सकी। नव्य आंदोलन के जरिए नया दृष्टिकोण ही सामने नहीं आया, बल्कि कथा साहित्य के स्वरूप में भी क्रांतिकारी बदलाव आया। नव्य आंदोलन और अनंतमूर्ति के उपन्यास। नव्य आंदोलन स्वतंत्र भारत के जीवन और दर्शन की एक ऐसी अंतर्दृष्टि था जो धरती की सच्चाई से तो उपजा ही था, मन की गहराई को भी अपने समेटे हुए था। हालांकि नव्यकारों का जीवन दर्शन मार्क्सवाद से तथा उनका मनोविश्लेषण फ्रायड से प्रचलित न होकर भारतीय जीवन दर्शन से प्रेरित था, इसलिए तो आस्था अनास्था का प्रश्न द्वंद्व के तौर पर अनंतमूर्ति की रचनाओं में स्थान लेता रहा।
संस्कार में यदि वह धर्म, धर्मशास्त्र तथा इसमें निहित आदर्शों में मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता के हरल के मसलों से जूझ रहे होते हैं, तो भारतीय पूर्व में वह ईश्वर पूंजी तथा पाखंड की मिलीजुली और इसकी कुत्सित सत्ता का भंडार फोड़ रहे होते हैं। हालांकि संस्कार का अभिप्राय जिस तरह महज ब्राह्मणवाद की रूढ़ियों से विद्रोह करने वाले नारायणप्पा के दाह संस्कार से नहीं है, उसी तरह भारतीय पूर्व गोचर रूप में दक्षिण भारत के किसी बस्ती की कहानी दिखाकर भी ब्याज रूप में समसामयिक भारतीय जीवन की दहशत पैदा करने वाले अनुभवों का जीवंत दस्तावेज है। यह भारतीय पूर्व नामक एक बस्ती तथा वहाँ स्थित मंजुनाथ के मंदिर की कहानी है। यह मंदिर महज देवालय ही नहीं बल्कि उस बस्ती की सारी व्यवस्था का केंद्र भी है। हालांकि यह एक ऐसा नियामक स्थल है जहाँ से ढोंग, पाखंड, दुराचार के अजस्र स्रोत फूटते हैं। इस पूरी व्यवस्था का एकमात्र मकसद है सारी बस्ती के जीवन को समेटना, जकड़ना, यथास्थितिवाद को सुरक्षित बनाए रखना। संस्कार की भांति ही ईश्वर पूंजी तथा पाखंड की मिलीजुली और उसकी कुत्सित सत्ता के असली चेहरे को बेनकाब करने वाले इस उपन्यास की भी सबसे बड़ी शक्ति उसका सामाजिक संदर्भ है। यह रचना को अतिरिक्त ऊर्जा देने के साथ साथ ही उसे बेहद प्रामाणिक भी बनाता है। संस्कार का रचना परिवेश देखिए। संस्कार उपन्यास का रचना परिवेश बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब संस्कार की रचना की पूर्व पीठिका का उल्लेख करते हुए डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति बताते हैं कि जो कहानी मैं लिखना चाहता था उसे मैं वास्तव में लगभग 20 साल बाद अपने देश के दूर इंग्लैंड में लिख सका। मैं अपने मित्र और शोध कार्य में मेरे मार्गदर्शक रहे माल्कम ब्रैडबरी के साथ बर्गमैन की फिल्म सेवेंथ सील देखने गया था। प्रोफेसर ब्रैडबरी एक महत्वपूर्ण आलोचक तथा उपन्यासकार भी हैं। क्योंकि इस फिल्म में कोई सब टाइटिल नहीं थी, अतः यह मेरे पल्ले थोड़ा बहुत ही पड़ी। जो कुछ मेरे पल्ले पड़ा वह मन में घर कर लेने वाला अनुभव था। ऐसे अनुभव आपकी रचनात्मकता को छेड़ सकते हैं। इसका नायक एक आध्यात्मिक संकट से गुजरता है और मुझे याद है कि मैंने प्रोफेसर बैडरी से कहा था कि यूरोपीय लेखक को अपने अध्ययन और ज्ञान की बदौलत मध्य युग की रचना करनी पड़ती है, जबकि भारतीय लेखक के लिए यह एक हाल का ही अनुभव है, क्योंकि यह उसकी जीती जागती स्मृतियों का विषय है। इसके बाद से ही यह मेरा प्रिय सिद्धांत रहा कि विभिन्न ऐतिहासिक युगों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली विभिन्न विश्व दृष्टियाँ भारतीय लेखक के मानस में एक साथ मौजूद रहती हैं। इस पर प्रोफेसर बैडरी ने कहा कि मुझे एक ऐसी शैली और कथानक खोजना चाहिए जो कि इस सहवास को शब्द दे सके। इंग्लैंड में 2 साल गुजारने के बाद मुझे थकान होने लगी थी। एक तो मुझे हर समय अंग्रेजी बोलना पड़ता था और फिर मुझे घर की याद भी सताने लगी थी। इसके अलावा मैं अपने शोध प्रबंध के अगले अध्याय का लेखन टालने के लिए कोई बढ़िया बहाना ढूंढ रहा था। इससे बढ़िया बहाना भला और क्या हो सकता कि मैं अपने मार्गदर्शकों से कहूँ कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, और उस पर से तब जबकि मार्गदर्शक स्वयं भी उपन्यासकार हो। इस तरह मैंने अपना उपन्यास संस्कार लिखा। इंग्लैंड में रहते हुए भारतीय परिवेश को उपन्यास में उतारना निसंदेह यादों के सहारे ही संभव था। कहा जा सकता है कि इस उपन्यास के बहाने U.R. अनंतमूर्ति ने अपनी यादों को खंगाल दिया। रचनाकार की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए आचार्य दंडी ने लिखा है कि पूर्व के संस्कार कवि को आवश्यक प्रतिभा प्रदान करते हैं, जिससे कि वह काव्यादर्श का निर्माण करता है।
इस तथ्य के आलोक में संस्कार को परखने पर हम पाते हैं कि संस्कार के लेखक के पीछे काव्याचार्य की यह टिप्पणी काम कर रही है। अपने घर से बहुत दूर जाकर ही युवा अनंतमूर्ति अपने बचपन की स्मृतियों को इतने रत्न से सजो सके। घर परिवार के बिछोह का दर्द उनके लिए बहुत बड़ी पीड़ा रहा होगा कि जिसका परिणाम संस्कार की रचना के तौर पर हमारे सामने आ सका। अब सारांश देखिए, जो हम लोगों ने अब तक सुना उसका सारांश। इस रिकॉर्डिंग में आपने कन्नड़ उपन्यास संस्कार के लेखक डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति के लेखकी परिवेश को जाना और समझा। क्योंकि किसी भी लेखक का परिवेश उसके पारिवारिक तथा सामाजिक दायरे के बाहर नहीं होता, अतः हमने उन तमाम परिवेशों को भी समझने की कोशिश की जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा हमने कन्नड़ भाषा की उस साहित्यिक परंपरा का भी परिचय प्राप्त किया जिसकी कड़ी डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति स्वयं हैं। कन्नड़ भाषा भाषी होते हुए भी डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति अंग्रेजी के लेखक हैं और इन दोनों भाषाओं के विरोधाभासी संस्कारों को अपने लेखन में उतार पाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अपनी मातृभाषा कन्नड़ से वह यथार्थ दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं तो अपने पेशे से जुड़ी भाषा अंग्रेजी से वैज्ञानिक दृष्टि। हमने यह भी देखा कि परंपरा में पग कर हुए भी अनंतमूर्ति किस तरह आधुनिकता के रस से सराबोर हैं। वस्तुतः परंपरा में पग कर भी जो लेखक अपनी वैयक्तिक प्रतिभा की सुगंध बरकरार रख पाता है वही युगांतरकारी सिद्ध होता है। डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति इस आधार पर पूरी तरह खरे उतरते हैं और इसी कारण से कन्नड़ में ही नहीं वरन भारतीय साहित्य में भी उनका अछूड़ स्थान है। देखिए कुछ प्रश्न यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति के रचनात्मक साहित्य का परिचय दीजिए महज 500 शब्दों में। आधुनिक कन्नड़ साहित्य के अंतर्गत अनंतमूर्ति के महत्व पर चर्चा कीजिए। नव्य आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसमें अनंतमूर्ति के उपन्यास का स्थान निर्धारित कीजिए। संस्कार के रचना परिवेश का विवेचन कीजिए। संस्कार के रचना परिवेश का विवेचन आप कम से कम शब्दों में जरूर करें। चलिए अब आगे हम लोग संस्कार की समसामयिक चेतना पर देखते हैं। इसकी प्रासंगिकता पर हम लोग बात करेंगे। संस्कार की समसामयिक चेतना, इस की जो रूपरेखा हम लोग आगे देखेंगे उसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, संस्कार का समसामयिक परिवेश या सामाजिक परिवेश देखेंगे, कथा वस्तु, शीर्षक की सार्थकता, देश काल और पात्र सारांश देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। इसके पहले हम लोगों ने ऊपर देखा, रिकॉर्डिंग के दौरान सुना कि संस्कार के लेखक डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति के व्यक्तित्व और उनके लेख की परिवेश के बारे में किन किन तत्वों का क्या क्या योगदान रहा है। अब हम लोग इस इकाई में जानेंगे कि संस्कार की कथा वस्तु की क्या है। संस्कार युगीन परिवेश की जानकारी समझ सकेंगे, जान सकेंगे। संस्कार के पात्रों की विश्वसनीयता का परिचय दे सकेंगे। ठीक है, चलिए भूमिका बांधते हैं हम लोग। प्रस्तावना। साहित्य में किसी न किसी समाज का चित्रण होता है। कहानी या उपन्यास के माध्यम से हम उस समाज को जानने समझने की कोशिश करते हैं। जिन उपन्यासों का कथानक चरित्र अथवा नायक प्रधान होता है उनमें भी समाज परोक्ष रूप से मौजूद रहता है, क्योंकि व्यक्ति की तमाम क्रिया प्रतिक्रियाएं समाज से ही संचालित होती हैं। अतः सामाजिक पृष्ठभूमि को समझे बिना किसी उपन्यास के कथ्य को तो क्या किसी पात्र के साथ रागात्मक संबंध कायम कर पाना भी संभव नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
साहित्य को समाज का दर्पण माना है। साहित्यकार चूंकि समाज का ही अंग है, अतः सामाजिक परिस्थितियों तथा परिवर्तनों का प्रभाव उसकी चित्तवृत्ति पर पड़े बिना नहीं रहता। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चित्तवृत्ति पर पड़ने वाली इस प्रतिछाया की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। चित्तवृत्ति पर पड़ने वाली प्रतिछाया की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। उनके इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में हम U.R. अनंतमूर्ति कृति संस्कार को पर नज़र डालें तो आलोच्य उपन्यास में लेखक का देखा और भोगा हुआ सामाजिक यथार्थ स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। प्रश्न उठता है कि यह कौन सा कब का समाज है। प्रस्तुत खंड में हम इन्हीं बिंदुओं के आलोक में संस्कार का अध्ययन करेंगे या इसका रिकॉर्डिंग हम लोग सुनेंगे। ठीक है। संस्कार का सामाजिक परिवेश। संस्कार का सामाजिक परिवेश देखिए, किसी भी कहानी अथवा उपन्यास का परिवेश उसकी स्वाभाविकता सजीवता का निर्धारण करता है। यह सामाजिक परिवेश देश काल और परिस्थिति से मिलकर बना होता है। चंद्रकांता जैसी वायवी रचनाएं मनोरंजक तो हो सकती हैं, पर किसी भी सामाजिक सत्य का उद्घाटन कर सकने में समर्थ नहीं होती। दूसरी तरफ शेखर एक जीवनी या गोदान जैसे उपन्यास चाहे व्यक्ति केंद्रित हों या फिर समाज उन्मुख, वे किसी न किसी बृहत सामाजिक सत्य का उद्घाटन करते हैं। हिंदी उपन्यास या यूं कहें कि हिंदी साहित्य के विकास में चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यासों के महत्व को नकारा तो नहीं जा सकता है, परंतु मनोरंजक पात्र का उद्देश्य लेकर चलने वाली रचना साहित्य की कोटि पर बहुत खरी नहीं की जा सकती। ऐसे उपन्यासों में घटनाएं इतनी तेजी से घटित होती दिखाई दे जाती हैं कि पाठक कौतुक और आश्चर्य से ठगा जाता है और बुद्धि और विचार से उसका नाता ही टूट जाता है। इन उपन्यासों का स्वाभाविकता से कोई वास्ता नहीं होता है। जहाँ तक सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखे जाने वाले साहित्य का संबंध है, अपने कथानक के आधार पर वह नाटकीय या चरित्र प्रधान में से कुछ भी हो सकता है। सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखे जाने के बावजूद प्रेमचंद कृत गोदान या अमृतलाल नागर कृत नाचो बहुत गोपाल जैसे उपन्यासों को सामाजिक कहने की बजाय सामयिक कहना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य से लिखी गई इन रचनाओं में कला एवं स्थान सापेक्ष समाज का ही चित्रण होता है। शास्त्रीय शब्दावली में नाटकीय उपन्यास कहे जाने वाली इन रचनाओं की कथानक किसी एक वर्ग विशेष अथवा जीवन शैली में ही केंद्रित रहता है, जिससे कि घटनाओं में नाटकीयता आ जाती है। ऐसे उपन्यासों में कथानक तथा चरित्र के बीच की दूरी प्रायः समाप्त हो सकती है और इसके इन पात्र घटना प्रधान उपन्यासों की तरह न तो कथानक तंत्र के पुर्जे होते हैं और ना ही इन उपन्यासों का कथानक चरित्रों के चारों ओर का मुखौटा मात्र होता है। चारों ओर का मुखौटा मात्र होता है, जैसा कि चरित्र प्रधान उपन्यासों में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नाटकीय उपन्यासों में न तो कथानक ही पात्रों के चारों ओर से घेरे रहता है, न पात्र ही कथानक के अविभाज्य अंग होते हैं। पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि समाज से कटकर या उससे विरत होकर तो चरित्र प्रधान उपन्यासों की रचना कर पाना भी संभव नहीं। सच तो यह है कि न तो कोई उपन्यास विशुद्ध तौर पर चरित्र प्रधान हो सकता है, ना ही विशुद्ध रूप में नाटकीय या सामयिक। शुद्धता की दृष्टि से किसी एक तत्व का गौणता या प्रधानता के अनुसार उनमें चरित्र प्रधान या नाटकीय आदि वर्गों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार चरित्र प्रधान उपन्यासों में यदि पात्र अपरिवर्तनीय रहते हैं और दृश्य परिवर्तनशील, तो नाटकीय उपन्यासों में दृश्य योजना नहीं बदलती, जबकि पात्रों में मानवीय अनुभवों के विस्तृत परिसर
के दर्शन होते हैं। इस तरह किसी भी उपन्यास में संयोजित सामाजिक चेतना उसके परिवेश से कट कर नहीं हो सकती, जबकि यह सामाजिक परिवेश उपन्यास की कथा वस्तु, उसमें दर्शाए गए स्थान एवं काल, उसके पात्रों के सम्मिलन से बनता है। संस्कार में निरूपित सामाजिक चेतना को हम इन तत्वों के आधार पर परखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कथा वस्तु शीर्षक की सार्थकता। किसी भी उपन्यास में कथानक या कथा वस्तु का वही महत्व है जो शरीर में हड्डी का है। इसे उपन्यास का मूल ढांचा कहा जा सकता है। जिस प्रकार सुंदर शरीर के लिए हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों की जरूरत होती है, इसी प्रकार उपन्यास में कथानक के साथ साथ भाषा शैली, शिल्प, चरित्र चित्रण की जरूरत पड़ती है। बिना हड्डियों के न तो मांसपेशियां खड़ी रह सकती हैं, ना ही बिना कथानक के उपन्यास का ढांचा खड़ा रह सकता है। कथानक का अर्थ अनुक्रम में नियोजित घटनाओं से है। दूसरे शब्दों में कथानक घटनाओं का सिलसिला है जिनके सहारे कोई भी लेखक उपन्यास का स्वरूप निर्धारित करता है। संस्कार एक ऐसे अग्रहार की जिंदगी की कहानी है जहां माधव ब्राह्मण का निवास है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित इस अग्रहार का नाम दुर्वासापुर है। क्या है? दुर्वासापुर है अग्रहार का नाम। यहाँ रहने वाले ब्राह्मण लोभी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और संकुचित मानसिकता के हैं। उनका ब्राह्मणत्व सिर्फ इस बात पर टिका है कि वे सैकड़ों हजारों साल पुरानी परंपराओं तथा नियमों का पालन करते हैं। हालांकि वे यह भी नहीं जानते कि इन नियमों का पालन वे कर क्यों रहे हैं, जानना चाहते भी नहीं हैं। उन्हें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि इन नियमों से यदि कहीं वे भटके तो अनर्थ हो जाएगा। नियमों और परंपराओं का पालन करके वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह दुर्वासापुर कोई अनोखी जगह नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस तरह के अग्रहार दक्षिण भारत में देखे जा सकते थे। वैसे तो दुर्वासापुर पौराणिक महत्व का स्थल है, फिर भी यदि वह आस पड़ोस के गांवों में जाना जाता रहा है तो रहने वाले ब्राह्मणों की वजह से। इनमें से एक है गुरु प्राणेशाचार्य और दूसरा है नारायणप्पा। काशी जाकर विद्या अर्जन करने वाले महातपस्वी, महाज्ञानवादी, ज्ञानी वेदांत शिरोमणि प्राणेशाचार्य की कीर्ति पताका दूर दूर तक फैली है। वह इस अग्रहार के ही गुरु नहीं बल्कि पड़ोसी गांव के भी आचार्य हैं। उनके मुख से पुराणों की कथा सुनने के लिए आसपास पड़ोस के अग्रहारों के ब्राह्मण भी दुर्वासापुर पहुंचते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का यह उपदेश उनका धर्म वाक्य है कि फल की इच्छा न करो, मतलब फल की इच्छा न करते हुए कर्म करो। प्राणेशाचार्य मोक्ष की कामना रखते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह किसी तरह की परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। उन्होंने जानबूझकर एक रोगड़ी से विवाह किया और अपने इस आत्म उत्सर्ग पर उन्हें गर्व है। दूसरी तरफ नारायणप्पा चंडाल की तरह है। नारायणप्पा अपने ब्राह्मणत्व को जानबूझकर त्याग कर उसने अछूत कन्या चंद्री का वर्ण किया है। वह उसके साथ तो खुलेआम रहता ही है। अपने बरामदे में मुसलमानों को बैठाकर उनके साथ भी मांस मदिरा लेता है। यहाँ तक कि उसने सालिग्राम तक को नदी में फेंक दिया है। यही नहीं, उसने पवित्र समझी जाने वाली मछलियों को पकड़कर अपने मुसलमान मित्रों के साथ उनका भक्षण किया है। दुर्वासापुर के ब्राह्मण उससे नाराज हैं, उसे कुल से निकाल देने की वकालत करते रहे हैं। यदि उसे ब्राह्मण कुल से निष्कासित नहीं किया गया है तो प्राणेशाचार्य के कारण है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वह इस अधर्मी को धर्म के पथ पर फिर से चलने में सफल हो सकेंगे। उपन्यास के आरंभ में ही चंद्री के माध्यम से हमें नारायणप्पा की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिलता है। रूढ़ियों के अनुसार मृतक का जब तक दाह संस्कार
नहीं हो जाता, कोई खाना भी नहीं खा सकता। संस्कार इस विकट परिस्थिति से उत्पन्न संकट की ही कहानी है। सबसे पहले सवाल उठता है कि नालप्पा का दाह संस्कार कौन करे। इसके लिए बढ़ने में हर किसी को खतरा नजर आता है, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा न हो ऐसा न हो कि वो अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लेंगे। किसी गैर ब्राह्मण को भी दाह संस्कार करने के लिए वह नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी मृत्यु के समय तक नालप्पा ब्राह्मण ही था। जीवित रहकर जो शत्रु था, मरकर भूख का कारण बन गया। फिर कंकाल के तौर पर समस्या था। हमेशा की तरह ही दुर्वासापुर के ब्राह्मणों ने इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी प्रवेशाचार्य पर डाल दी कि वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके कोई हल नहीं सुलझाएं। रात भर धर्म ग्रंथों के प्रणयन के बाद भी जब प्रवेशाचार्य को जब कोई समाधान नहीं मिला, तो अगली सुबह वह मारुति मंदिर यानी हनुमान के मंदिर पहुँचे। वहाँ पूरा दिन गुजारने के बावजूद उन्हें समस्या का समाधान नहीं सूझा। थक हार कर जब जंगल के रास्ते वापस लौट रहे थे, तो उनकी मुलाकात चंद्री से हुई। उन्हें इस असहाय अवस्था में देखकर चंद्री उनके प्रति सहानुभूति से भर उठी। उससे लगा कि प्रवेशा से मतलब आचार्य की इस दशा के मूल में वही है। ग्लानि और पश्चाताप के मिश्रित भाव में बहकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी। ऐसा करते हुए उसकी छाती प्रवेशाचार्य के घुटनों से छू गई। एक पर स्त्री की छुअन से वह स्तंभित हो उठे और आशीर्वाद के लिए हाथ चंद्री के बिखरे बालों को सहलाने लगा। चंद्री भी इस स्पर्श की वजह से आवेश में आ गई। उसने आचार्य से लिपट कर उन्हें अपने पास समेट लिया। आचार्य स्वयं को नियंत्रित नहीं रख सके और वर्षों से दबी हुई उनकी भूख भड़क उठी। आधी रात को जब उनकी नींद टूटी, तो उन्होंने अपना सिर चंद्री के गोद में पड़ा पाया, जबकि उसकी उंगलियां उनके कान, सिर और पीठ को सहला रही थी। जब प्रवेशाचार्य ने फैसला किया कि वह इस घटना को पूरे ब्राह्मण कुल के सामने बयान कर उन्हें बता देंगे कि वह धर्म की ऊंचाई से च्युत हो गए हैं, ऐसा सोचकर वह घर पहुँचे। उधर चंद्री ने भी अपने घर पहुंचकर पाया कि उसके पूर्व प्रेमी का शरीर अब सड़ने लगा है। ब्राह्मणों के निर्णय के लिए अब और इंतजार नहीं करके उसने किसी मुसलमान की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद वह दुर्वासापुर छोड़कर कुंदापुर लौट गई। जब सुबह हमेशा की तरह अपनी पत्नी को नहलाते हुए पहली बार उन्हें उस शरीर की कुरूपता का आभास हुआ, उनका मन घृणा से भर गया। चंद्री को अग्रहार में नहीं पाकर उनके मन का चोर जाग उठा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिना किसी के सामने अपनी गलतियों का इजहार किए ही वह घर से निकल पड़े। हालांकि वे जहाँ भी गए पकड़े जाने का डर उन्हें सताता रहा। इसी तरह चंद्री के स्पर्श की याद से वह खुद को मुक्त नहीं कर सके। पुनः उन्होंने दुर्वासापुर लौटकर अपना अपराध कबूल कर लेने का मन बना लिया था। इसके साथ ही वह दुर्वासापुर चल पड़े। इस बिंदु पर आकर ही उपन्यास का अंत हो जाता है। देश, काल और वातावरण देखिए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि समसामयिक उपन्यास स्थान तथा समय सापेक्ष होता है। काव्य भाषा में स्थान और समय को हमेशा देश और काल का दिक्काल कहते हैं। उपन्यास में स्वाभाविकता और सजीवता लाने के लिए स्थान और समय खास ध्यान की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि साहित्य का सरोकार रस की उत्पत्ति से है। रस की उत्पत्ति में स्थान का विशेष महत्व है। स्थान की परिस्थिति कार्य को प्रभावित करती है। दोनों में सामंजस्य होने पर ही कार्य का प्रभाव गंभीर और दृढ़ हो जाता है। समय का नियंत्रण करने के लिए स्थान को नियंत्रित रखना आवश्यक हो जाता है। एक ही स्थान पर
दृश्य को स्थिर रख कर समय को नियंत्रित नहीं रखा जा सकता। यह इसलिए कि वास्तविक संसार और उपन्यास में दर्शाए गए समय में बड़ा अंतर होता है। इसे घंटों में नहीं गिना जा सकता। अनुभव और प्रभाव के द्वारा इसका अनुमान किया जा सकता है। जिस तरह फिल्म की रील तेजी से घूमकर सैकड़ों चित्रों के मेल से एक संपूर्ण चित्र का निर्माण करती है, वैसे ही लेखक की कला के प्रभाव से उपन्यास में समय द्रुत गति से भागता रहता है। उपन्यास में समय को नियंत्रित रखने के लिए या स्थान को बदलना जरूरी होता है। इसके लिए लेखक को कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सुविधा की दृष्टि से लेखक एक सीमा बना लेता है और उसका हृदय और पात्र उसी निर्धारित सीमा के भीतर विचरते हैं। उसकी यह सीमा प्रायः परिचित स्थानों के ही अंदर रहती है, जिससे कि प्रभाव उत्पादक अंगों पर उसकी पकड़ बनी रह सके। इससे सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि विचार श्रृंखला नहीं होते थे और संपूर्ण चित्र सरलता के साथ देखा जा सकता है। स्थानों में विशेष परिवर्तन करके अथवा अपरिचित वातावरण होने के वजह से लेखक अपनी इच्छा के अनुसार समय का या काल पर अधिकार नहीं रख पाता। ऐसे में उसे उस अपरिचित स्थान का परिचय देना अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि समय का आभास कुछ होने लगता है, जबकि स्थान और समय से सीमित रहकर उपन्यास के अधिकाधिक प्रभाव उत्पादक बनाया जा सकता है उपन्यास को। ठीक है। इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में हम यदि संस्कार को देखें तो पाएंगे कि लेखक ने इसका काल अथवा स्थान और समय नियंत्रित रखा है। यह देश और काल उसके परिचित हैं, अतः प्रभाव उत्पादकता में भी लेखक को उनसे सहायता मिली है। जाने पहचाने और परिचित स्थान का चित्रण होने के बावजूद होने की वजह से उपन्यास में जाने पहचाने परिचित स्थान का चित्रण होने की वजह से उपन्यास में स्वाभाविकता और सजीवता भी है। स्वयं डॉक्टर यू.आर. अनंतमूर्ति के शब्दों में कहें तो जब मैं बच्चा था तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका संबंध परंपरा और धर्म से है। इसके साथ यह मेरे समुदाय से मेरे अपने जुड़ाव को भी दर्शाता है। मैं अग्रहार से आता हूँ। अग्रहार वह स्थान है जहाँ सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं। मेरा अपना अग्रहार नदी के तट पर स्थित था। मेरे अग्रज या यूँ कहें कि मेरे पूर्वज अपने विश्वास, रुख, रूढ़ियों आदि के साथ वैदिक काल में रहते हैं। वस्तुतः डॉक्टर यू.आर. अनंतमूर्ति के अनुसार भारतीय लेखन की यह सबसे बड़ी चुनौती रही है कि उसका साक्षात्कार एक साथ अनेक काल से होता है। यहाँ भी उनके स्वजातीय मनोस्थिति से पौराणिक काल में और दैहिक स्थिति से आधुनिक काल में रह रहे हैं। उपन्यास से उभरने वाले ऐसे संकेतों को समझा जा सकता है। इसके कथानक का काल 1930 से 1940 के बीच का है। 1932 में जन्मे डॉक्टर यू.आर. अनंतमूर्ति के लिए यह काल उनके सश्वा का था। एक बच्चे की आंख में से ही उन्होंने उस कालखंड को देखा था। हालांकि यू.आर. अनंतमूर्ति संस्कार की रचना अपने देश से बहुत दूर इंग्लैंड में बैठकर की। यहाँ वह अंग्रेजी साहित्य में शोध कार्य करने गए थे। जाहिर तौर पर यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी और परंपरागत रूढ़ियों के बीच पले व्यक्ति के लिए पूर्व तथा पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति की दूरियों के बीच समन्वय बैठाना एक बड़ी चुनौती थी। और जैसा कि उन्होंने स्वयं भी लिखा है कि यहाँ रहते हुए उन्हें घर परिवार की यादें बेहतर सताने लगी थी। बचपन की स्मृतियाँ एक एक करके उनके सामने सिनेमा की रील की तरह उभरने लगी। तभी उन्होंने तय किया कि शोध पत्र लिखना स्थगित किया जा सकता है, पर इन स्मृतियों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें शब्द रूप देना आवश्यक है। और इस तरह उनके बचपन की यादों ने प्रगल्भ विचारों से युक्त होकर उपन्यास का रूप ले लिया।
बचपन की एक घटना को याद करते हुए डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति ने लिखा है कि अपने गांव में घटी घटी एक घटना मुझे याद है। 4 मील दूर स्थित एक शहरी में महामारी फैल गई। रोज वहां से होकर ही हम स्कूल जाते थे। उसी समय हमारे गांव में टीका लगाने के उद्देश्य से डॉक्टर पहुंचे। अग्रहार पहुंचकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को टीका लगाया, लेकिन चूंकि वे स्वयं ऊंची जाति के लोग थे, अतः वे वहां से कुछ दूर पहाड़ पर स्थित हरिजन कॉलोनी तक नहीं गए और हरिजन मौत के शिकार होने लगे। लोग इस तरह मरने लगे कि जब किसी झोपड़ी में सभी की मौत हो जाती तो उस झोपड़ी को ही आग लगा दी जाती। इस पर कट्टरपंथी ब्राह्मणों का कहना था, आप जानते हैं कि वे क्यों मर रहे हैं? वे मर रहे हैं क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में एक काली है जो उन्हें मंदिरों में जाने के लिए उकसा रहा है। ईश्वर का कोप इसी वजह से है। बाल मन पर पड़ी यह छाप ही कल्पना के सहारे विस्तार पाती चली गई और फिर इसने उपन्यास का रूप ले लिया। डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति के इस कथन में काल का संकेत भी छिपा है। घटना की प्रामाणिकता तो इससे तय है ही। यह भी निश्चित हो रहता है कि यह कहानी भारतीय राजनीति के आकाश पर गांधी जी के आने के बाद की है। लेखक ने इसका संकेत उपन्यास में भी किया है। संस्कार का प्रतिनायक नारायणप्पा अन्य ब्राह्मणों पर व्यंग्य कसते हुए कहता है, अब आपका शास्त्र धर्म नहीं चलेगा, आगे आएगा कांग्रेस का राज्य। अछूतों को देव स्थान में प्रवेश करने का अधिकार आपको देना पड़ेगा। संस्कार की रचना के लिए इस काल का चयन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। संस्कार के प्रकाशन के बाद इसे लेकर बवाले मचा था। कट्टरपंथी ब्राह्मण समाज इसे प्रतिबंधित करने की मांग कर रहा था। उसका तर्क था कि उपन्यास में उठाई गई समस्या का हल मनु के धर्मशास्त्र में दिया गया है। मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि कोई यदि समुचित वर्ण व्यवस्था को त्याग दे और उसकी मृत्यु के बाद उसके संस्कार को लेकर समस्या खड़ी हो जाए तो निश्चित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक लाश को नदी में फेंक दे सकते हैं। हालांकि अनंतमूर्ति इस समाधान को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसा समाधान सुझाने वाले ब्राह्मण गलत थे। उनके अनुसार उपन्यास में ज़्यादा गंभीर समस्या उठाई गई है, एक ऐसी समस्या जिसका मनु को न तो आभास था न ही उन्होंने इसका जवाब दिया है। मनु का समाधान इस पूर्वाभास पर आधारित है कि संबद्ध व्यक्ति बहिष्कार के जरिए पहले अपनी जाति के बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि पहले बहिष्कार होगा फिर बहिष्कृत। चूंकि इस बहिष्कृत का संबंध तब किसी जाति से नहीं होगा, अतः कि उसकी लाश को नदी में फेंका जा सकेगा। हालांकि संस्कार की समस्या दूसरी है। यहाँ नारायणप्पा को जाति से बहिष्कृत नहीं किया जा सका था। इसकी वजहें हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उस समय तक अंग्रेज यहाँ आ चुके थे और उन्होंने इस देश के कानून को पूरी तरह बदल दिया था। फिर इस युग में नारायणप्पा बेखूबी यह कह सकता था कि यदि उसे निकाल दिया गया तो वह मुसलमान हो जाएगा। अग्रहार के लिए यह एक बड़ा खतरा था। उपन्यास में यह एक ऐसा धर्म संकट प्रस्तुत करता है जिसके बारे में मनु सोच भी नहीं सकते थे, चूँकि तब तक न तो यहाँ अंग्रेज थे ना ही मुसलमान। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कार ब्राह्मण समाज का यह धर्म संकट काल की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है। उपन्यास में आए काल वर्णन से इसके कथानक को और भी प्रमाणिक बना दिया है। अब आइए स्थान की चर्चा करें। संस्कार की कहानी दुर्वासापुर और उसमें रहने वाले माधवों के इर्द गिर्द घूमती है। माधवाचार्य को मानने वाले ब्राह्मण माधव कहे जाते हैं। दुर्वासापुर तुंगा नदी के किनारे बसा एक अग्रहार है। दक्षिण भारत के गांवों में अग्रहार का विशेष महत्व है। यह भाग शेष गांव से थोड़ा अलग हटकर हुआ करता था और यहाँ कुलीन ब्राह्मणों का निवास होता था। हालांकि
अब के गांवों में यह विभाजन इतना सुदृढ़ नहीं रहा। फिर भी पुराने एवं स्थापित गांवों में अग्रहार अब भी देखे जा सकते हैं। स्थानों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए डॉक्टर U.R. अनंत मूर्ति का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। देखिए, वे कहते हैं, अग्रहार का नाम दुर्वासापुर, इसके साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तुंगा नदी के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप में वृक्षों की लदी एक छोटी सी पहाड़ी है। कहा जा सकता है कि दुर्वासा वहाँ तपस्या करते थे। द्वापर युग में एक विशेष घटना हुई। यहाँ से 10 मील की दूरी पर स्थित कैमर नाम की जगह पर थोड़े समय तक वनवास के दिनों में पांडव रुके थे। अपनी स्त्री की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले भीमसेन ने तुंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया। इधर स्नान और संध्या वंदन आदि के लिए सुबह दुर्वासा नदी पर आ गए तो देखते हैं कि नदी में पानी ही नहीं है। वे कुपित हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी दिव्य दृष्टि से इसका पता चल गया। उन्होंने भीम को समझाया। हमेशा अपने भाई की बात मानने वाले वायुपुत्र ने अपने बनाए बंधन को 3 जगहों से तोड़ दिया। अभी तक कैमर नदी बांध से निकलकर 3 धाराओं में बहती है। दुर्वासापुर के ब्राह्मण अड़ोस पड़ोस के अग्रहारों में रहने वाले ब्राह्मणों को सुनाते हैं कि द्वादशी के दिन प्रातःकाल पुण्य आत्माओं को दुर्वासा वन से अभी भी शंख ध्वनि सुनाई देती है, किंतु दुर्वासापुर के ब्राह्मणों ने यह शंख ध्वनि कभी स्वयं सुनी हो ऐसा कहकर वे कभी डिंग नहीं हाँकते। पौराणिक महत्व का स्थल होने और महातपस्वी ज्ञानी वेदांत शिरोमणि के यहाँ आकर बस जाने और फिर चंडाल सम नाड़प्पा की करतूतों के कारण यह अग्रहार 200 दिशाओं में ख्याति पा चुका है। हो सकता है कि दुर्वासापुर नामक यह गांव मानचित्र पर खोजे न मिले, पर पौराणिकता से वर्तमान को जोड़कर लेखक ने न सिर्फ इसे विश्वसनीयता प्रदान कर दी है, बल्कि स्थान से महत्व को रेखांकित करके यहाँ के रहने वाले के महत्व को भी निरूपित कर दिया है। एक काल्पनिक स्थान को तुंगा नदी जैसी वास्तविक भौगोलिक संरचना के साथ जोड़कर लेखक ने इस विश्वसनीयता को और भी प्रबल आधार दे दिया है। नाम को छोड़ दे तो नदी के साथ अपनी स्थिति, यहाँ रहने वालों के विश्वास रूढ़ियों की वजह से यह स्थान पूरी तरह से डॉक्टर U.R. अनंत मूर्ति के बचपन का अग्रहार लगता है। वैसे भी इस उपन्यास में अन्य जो स्थान संदर्भ हैं वे जाने पहचाने हुए। उन्हें तुंगा नदी के तट पर बसे शिमोगा जिले के नक्शे में खोजा जा सकता है। संस्कार का कथासूत्र लेखक के पौतृक गांव मेलिगे तथा उसके आसपास के इलाकों में ढूंढा जा सकता है। मेलिगे का मंदिर तो कथानक का महत्वपूर्ण हिस्सा ही है, जहां मंदिर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर U.R. अनंत मूर्ति को ग्रामीण परिवेश विशेष तौर पर पसंद है। संभवतः यह उनकी बाध्यता है। स्वयं के बारे में वह कहते हैं, लेखक के तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि मैं भूतकाल में रहा हूँ। बहुत झिझक के साथ मैं अपने शिष्यों के ग्रामीण परिवेश में अर्ध शहरी परिवेश की तरफ अपने दूसरे उपन्यास भारतीय पूर्व में और फिर अवस्था में शहरी के साथ साथ ग्रामीण परिवेश की तरफ बढ़ा हूँ। यह मेरी कहानियों के लिए भी सच है। मुझे लगता है कि मैं विशुद्ध शहरी कथानक को आसानी से संभाल भी नहीं सकता हूँ। संस्कार उनका पहला उपन्यास है जिसमें ग्रामीण परिवेश पूरी तरह हावी है। डॉक्टर दुर्वासापुर के गांव घर का चित्रण डॉक्टर U.R. अनंत मूर्ति ने इस तरह से किया है। वह उनकी ग्रामीण चेतना का जीती जागता उदाहरण है। देखिए, छाछ रखे जाने वाले आले में तिलचट्टे, अनाज की कोठी में घूस, बीच के कमरे में बंधी डोरी और उस पर सुखाने को डाले धुले कपड़े, आंगन में चटाई पर सूखने के लिए रखे गए पापड़, मिर्च और पिछवाड़े में तुलसी। अग्रहार के हर घर में इसी तरह की चीज़ें हैं। अतिरिक्त कुछ है तो वे हैं पिछले आंगन में उगाए
गए फूलों के पौधे। भीमाचार्य के आंगन में पारिजात का पौधा, पद्माचार्य के आंगन में चमेली का, लक्ष्मणाचार्य के यहाँ चंपा, तो गुणाचार्य के घर में एक और तरह का फूल, दशाचार्य के घर में मदार, तो दुर्गा भट्ट के यहाँ शंख पुष्प विप्लव। इस चित्र के साथ लेखक ने पूरे गांव का एक सामान्य परिचय तो दे दिया, साथ ही साथ हर एक घर की विशिष्टता भी रेखांकित कर दी। इस तरह महामारी फैलने के बाद गांव के दृश्य का वर्णन युवा अनंतमूर्ति के इन शब्दों में किया है। देखिए कैसे। अभी ऊपर ही देख रहे हैं कि एक गिद्ध नर्तकी की तरह बल खाते हवा में तिरते हुए नीचे उतरा और उनके पैरों के निकट से गोदाम के पिछवाड़े की ओर भाग कर जाते हुए एक चूहे को चोंच से दबाकर उड़ा और घर की छत पर बैठा। कुछ देर अनेक गिद्ध आसमान से नीचे उतरने लगे और प्रत्येक घर पर एक एक जोड़ा आकर बैठ गया, मानो ऐसे बैठना उन्होंने पहले से तय किया हो। कुछ गिद्ध एकाएक नीचे उतर आते हैं, चूहों को चोंच में पकड़कर आराम से खाने के लिए फिर छतों पर उड़ जाते हैं। ये शिकारी गिद्ध अपनी निवास भूमि शमशान को छोड़कर अग्रहार में उतर आए थे। पहला उद्धरण यहाँ उनके गंवई मन का द्योतक है, वहीं दूसरा उद्धरण उनके सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का परिचायक है। इन यथार्थपरक वर्णन के कारण संस्कार विश्वसनीय लगने लगता है। गांव का परिवेश चूंकि उनका परिचित और जाना समझा हुआ है, अतः उनके उपन्यासों का भी वह सहज केंद्र बन जाता है। हालांकि गंवई परिवेश में रचे और भदेश परिवेश में बसे होने की वजह से उनके भीतर निरंतर एक द्वंद्व भी चलता रहता है। पेशेवर के तौर पर वह अंग्रेजी के अध्यापक हैं और इस कारण उन पर हर समय खुद को अंग्रेजी में अभिव्यक्त करने का दबाव रहा है, वह स्वयं स्वीकार करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संभवतः व्यक्तित्व का विभाजन हो रहा है, जहाँ भावात्मक रूप से तो मैं कन्नड़ हूँ और बौद्धिक रूप से अंग्रेज। वह कहते हैं अंग्रेजी भाषा अपने साथ पश्चिमी प्रौद्योगिकी सभ्यता भी लेकर लाती है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा अपरिचित और उतनी ही शक्ति संपन्न भी है। मेरी भाषा कन्नड़, उसे बोलने वाले बहुसंख्य लोगों की निरक्षरता तथा सांस्कृतिक सघनता की वजह से शासकीय वर्गों की भाषा की सीमा पार कर गई है। अतः इसकी शक्ति, इसकी बोलचाल, इसकी साहित्यिक परंपरा में निहित है। इस कारण सशक्त लेखन तब तक मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप ग्रामीण जीवन में बैठे हुए न हों। चलिए अब पात्रों के बारे में जानते हैं। संस्कार उपन्यास के पात्र। किसी भी कहानी अथवा उपन्यास में पात्रों का अक्षुण्ण महत्व होता है, क्योंकि साहित्य से गुजरते हुए पाठक खुद को पात्रों में ही समाविष्ट कर देता है। उपन्यास और उसकी कथा के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए उसे जिस माध्यम की तलाश होती है, वह इन पात्रों और चरित्रों में बेखूबी ढूंढा जा सकता है। प्रिय पात्र का सुख दुख पाठक का अपना ही हो जाता है। इस तरह से वह स्वयं भी सुख दुख का अनुभव प्राप्त कर लेता है। यादगार चरित्र वही होते हैं जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि मानो उसने हमारा परिचय पुस्तक से नहीं बल्कि जिंदगी में है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हमारे लिए महज काल्पनिक पात्र नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे में हम अपने घर परिवार तथा आस पास पड़ोस के लोगों का चेहरा देख पाते हैं। पात्र अगर विश्वसनीय होंगे तभी हम उनसे सामाजिक रिश्ता जोड़ पाने में सफल हो सकेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो संस्कार के पात्र किसी वास्तविक कथानक के चरित्र न लगकर हमारी जिंदगी में घटने वाली रोजमर्रा की घटनाओं के वास्तविक किरदार नजर आते हैं। इन सभी चरित्रों के भीतरी संस्कार अपने असली और खरे खोटेपन के साथ हमारे सामने उधड़े आते हैं। क्या
यह सच नहीं है कि प्रवेशाचार्य जैसे लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं, जो न सिर्फ खुद को अंतर्द्वंद के शिकार हैं बल्कि मुखौटा लगाकर जिंदगी जी रहे हैं। इस तरह नाड़प्पा, देखिए मुखौटा की बात आ गई तो कन्नड़ नाटक का ही नाटक है, कन्नड़ का नाटक, उस हाय बदन को भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। बल्कि मुखौटा लगाकर जिंदगी जी रहे हैं, इसी तरह नाड़प्पा जैसे लोग भी इस समाज में कम नहीं हैं, जो कि अपने पूरे परिवेश के साथ विद्रोह का बिगुल तो फूंक देते हैं, पर स्वयं अपने ही माया जाल में फंसकर अंततः मौत के मुंह तक खुद को ढकेल लेते हैं। पात्रों के व्यक्तित्व की चर्चा हम अगली इकाई में विस्तार से करेंगे। यहाँ हम उनके सामाजिक सरोकारों और यथार्थवादी चित्रण के बीच में जानने की कोशिश करेंगे। अनंतमूर्ति ने अपने उपन्यास के चरित्र को अपनी जिंदगी के सहयात्रियों के बीच पहचानने की कोशिश की। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए वह बताते हैं कि हरिजनों में एक बेहद सुंदर लड़की थी। हालांकि तब मैं खुद बच्चा था, पर सुंदरता को पहचान सकता था, और मेरे मन में तब यह बात कभी नहीं आई थी कि चूंकि वह हरिजन है इसलिए वह खूबसूरत नहीं हो सकती। और हमारे अग्रहार में एक युवक था जो पुरातन पंथी परंपरा में पैदा होने के बावजूद फौज में चला गया। बाद में फौज छोड़कर वह फिर गांव में आ गया। वह अपने साथ एक फुटबॉल भी लाया था, हमें खेलना सिखाया करता था। वह हमें फौजी कवायद भी सिखाता था, हमें लाहौर आदि की बातें बताता रहता था। मुझे मालूम था कि इस युवक का संबंध उस हरिजन कन्या से था। क्या बचपन के ये सहयात्री ही अनंतमूर्ति के उपन्यास में भेष बदलकर प्रस्तुत नहीं होते रहे हैं? क्या इस फौजी युवक में हम नारायणप्पा की छवि और उस हरिजन कन्या में चंद्री की छवि हम नहीं पाते हैं? क्या वास्तविक जिंदगी के ये चरित्र नारायणप्पा और चंद्री के अलावा भी श्रीपति और बेल्ली के तौर पर साकार होकर हमारे सामने नहीं आते हैं? संभवतः वास्तविक जीवन के इन किरदारों की निजता को बचाए रखने और सार्वभौम बनाने के उद्देश्य से ही लेखक उनके व्यक्तित्व के अनेक चरित्रों को बांटकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अनंतमूर्ति ने अन्यत्र लिखा है, मेरे गांव में सभी यह मानते थे कि संस्कार एक यथार्थवादी उपन्यास। वे उसके सभी पात्रों में अग्रहार के जीते जागते मनुष्यों की पहचान करते रहे। और जब मैं अपने गांव वापस पहुंचा तो पड़ोस की औरत ने मुझसे कहा, ओ अंथु, आपने चंद्री का चित्रण बिल्कुल सही किया है। इसके सभी पात्र वास्तविक हैं। और यह माना गया कि उपन्यास गांव के लोगों के खिलाफ बात कहने के लिए है। अब बात शिकागो में आई, जो कि जिला मुख्यालय है। यहाँ उपन्यास को माधव ब्राह्मणों के खिलाफ पाया गया। यहाँ आकर यह थोड़ा निरपेक्ष हो गया। कुछ वास्तविक चरित्रों के खिलाफ न समझा जाकर इसे एक सामूहिक समूह के खिलाफ समझा गया। लोगों ने इसे माधव विरोधी बताया, जबकि बंगलुरु में इसे ब्राह्मण विरोधी करार दिया गया। यहाँ और भी निरपेक्ष हो गया। इसे जब नेपाल ने पढ़ा तो उन्हें यह हिंदू विरोधी दिखाई दिया। इस तरह यह कुछ और निरपेक्ष हो गया। और एरिक एक्सन की नज़रों में यह उपन्यास मध्य युग के संकट को प्रतीक करता है। यानी कि यहाँ आकर उपन्यास पूरी तरह से सार्वभौमिक हो गया। सारांश, इस तरह हम पाते हैं कि इस उपन्यास की दृष्टि से कितनी परतें समेट रख सकता है। यह किसी भी महान उपन्यास का बड़ा गुण कहा जा सकता है। संस्कार में हम वे तमाम गुण पाते हैं। इसका सामाजिक सरोकार व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा करता है। इसका सच हमें खुद अपना सच नजर आने लगता है और हम चाहें जहाँ कहीं भी हों उसे खुद से जोड़ पाते हैं। प्रश्न है कि संस्कार का विवेचन कीजिए। संस्कार के कथा वस्तु का युग कौन सा है?
इसका काल चयन करने में लेखक की दृष्टि पर चर्चा कीजिए। संस्कार के पात्रों की विश्वसनीयता का विश्लेषण कीजिए। अब संस्कार की पात्र योजना पर हम लोग बात करेंगे। साथियों, रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, साथ जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए है। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें, उन तक इस रिकॉर्डिंग को अवश्य पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।